वेलकम टू कैरियर मेंटर्स। ये हमारा 4th लेक्चर होगा मैथ्स का, इरेशनल नंबर का। तो अभी तक 3 लेक्चर्स में हम जो देखा है हमने, तो एक क्लास हम कवर कर चुके हैं, हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं जिसमें हमने रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इरेशनल नंबर से पहले मैं एक बार बता दूं कि रेशनल नंबर्स जो हमने पढ़े थे उनके हमने 2 टाइप बताए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। वो 2 टाइप्स कौन सी थी? एक मैंने बोले थे कि रेशनल नंबर कुछ होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, तो एक बताया था टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे अगर ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? डेसिमल फॉर्म के अकॉर्डिंग। डेसिमल फॉर्म में अगर रेशनल नंबर को लिखेंगे 2 फॉर्म में लिख सकते थे, डेसिमल और डेसिमल के अलावा आप फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे 0.35 बंद हो गया, -2.728 ख़त्म हो गया। और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होने चाहिए एंड रिपीट होने चाहिए, ठीक है। रिपीट जरूर होने चाहिए। अगर वो रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिक्स है कि भाई वो एक रेशनल नंबर होंगे, यानी टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग के अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हमने रेशनल नंबर्स हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। ये आपका इतना हो गया था। तो नेक्स्ट अब जो हमको पढ़ना है वो इरेशनल नंबर पढ़ना है। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? तो इरेशनल नंबर्स, अच्छा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के एग्जांपल्स जैसे कि मान लो 3.33333। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पॉइंट और 3 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। यानी इन वाले नंबर्स को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हो आप, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, और इन वाले नंबर को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि ये रेशनल नंबर है। जैसे इसको मेरे को p/q की फॉर्म में लिखना है तो 35/100, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 के साथ 2 0 लग जाएंगे। इसको p/q की फॉर्म में लिखूंगा तो -2728/3 पॉइंट के बाद 3 0 लग जाएंगे। इसका ये देखो, ये एक्चुअली में 10/3 है। अब मुझे कैसे पता है ये 10/3 है? ये भी निकालना हम सीखेंगे। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है तो उसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखेंगे, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फर्स्ट चीज़ ये कि दीज नंबर्स कैन नॉट be written in the form of p/q, where p and q क्या होना चाहिए? p and q are integers। ऐसे नहीं हो सकते कि इनको p/q की फॉर्म में लिख लो और p भी इंटीजर निकल जाए और q भी इंटीजर निकल जाए, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, डेसिमल फॉर्म में ये नंबर अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा। वहाँ तो रिपीट तो हो रहा था, ये रिपीट ही नहीं होगा। यानी इनको डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो ये ख़त्म भी नहीं होंगे और कोई चीज़ रिपीट भी नहीं होगी, और इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते। समझ में? इन्हीं को बोलते हैं रेशनल नंबर। आप बोलो ऐसे भी कोई नंबर होते हैं क्या? तो मैं बोल रहा हूँ हाँ होता है। देखो, √4 की बात कर रहा हूँ मैं। √4 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। इरेशनल का एग्जांपल नहीं है, रेशनल का है। √4 मतलब मैं ऐसा नंबर पूछ रहा हूँ आपसे कि जिसका स्क्वायर 4 होता है। तो √4 की वैल्यू क्या होती है? √4 की आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। √4 की वैल्यू होगी 2 और √4 की वैल्यू होगी -2। 2 और -2 क्यों होगी √4 की वैल्यू? देखो, √4 की वैल्यू 2 इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है 2 × 2 भी आपको 4 मिलता है और -2 × -2 भी 4 मिलता है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा नंबर बताओ
जिसको मैं खुद से मल्टीप्लाई करूँ और 4 मिल जाए तो 2 आंसर है, +2 भी और -2 भी, तो 2 आंसर है, +-2। तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि +2 भी रेशनल है और -2 भी रेशनल है। बट अगर मैं आपसे पूछूं √2 की वैल्यू क्या है, तो √2 की वैल्यू आप नहीं बता सकते। आप √2 की वैल्यू क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको आप खुद से मल्टीप्लाई करो और आपको 2 मिल जाए। फिर भी आप अगर कोशिश करोगे तो 1.41 को 1.41 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपको √2 नहीं देगा, 1.98, ये आपको 2 की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ मिलेगी। यानी आपको कोई नंबर मिल ही नहीं सकता ऐसा। वो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना। वो नंबर कैसा होगा आपके पास? वो नंबर जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा। ये तो टर्मिनेट हो गया ना, 1.41 तो टर्मिनेट हो गया, ऐसा नंबर ही नहीं होगा। इसलिए √2 जो है हमारा वो क्या है? √2 हमारा इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से हो गए? आप फिर ध्यान रखें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये दिमाग में बैठा लें, इरेशनल नंबर हमेशा क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ख़त्म भी नहीं होंगे, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, बट फिर भी एक बार इस एक्सरसाइज से पहले मैंने बता दिया है। और एग्जांपल मैं अगर बोलूँ तो √3 भी ऐसा ही होगा, √5 भी ऐसा ही होगा, √6 भी ऐसा ही होगा, √7 भी ऐसा ही होगा, √8 भी होगा, √9 नहीं होगा, √9 नहीं होगा, √9 नहीं होगा। ये सारे होंगे, ये भी होगा, 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 ये नहीं होगा, क्योंकि √9 तो क्या देता है आपके पास? +-3, और +-3 दोनों ही कैसे नंबर है? रेशनल नंबर। √10 भी होगा, √11 भी होगा, √12 भी होगा। समझ में आ गया? ऐसे करके कौन सा नहीं होगा? √16 नहीं होगा। √16 आपको क्या देगा? 2 आंसर देंगे, हमेशा याद रखें। √16 की वैल्यू +4 भी होगी और -4 भी होगी, ठीक है। ये सारे इरेशनल नंबर है। इसके अलावा मैंने आपको और भी एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला था पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू 3.14 एक्चुअल में नहीं होती है, बहुत ही लंबी वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू 22/7 भी नहीं होती है। ये दोनों ही नहीं होती है पाई की वैल्यू, क्योंकि ये अगर ये होगी तो ये तो p/q की फॉर्म में हो गया। मैंने बोला था इरेशनल नंबर को कभी भी आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। बट अब क्या है कि पाई हमको क्वेश्चन एरिया, सर्कल का एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे? ऐसे तो मेरा कभी मैं लिख ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। मैं लिखता ही रह जाऊँगा और रिपीट भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, कि बार लगा दूँ, बार भी नहीं लगा पाऊँगा इसके ऊपर। तो इस वजह से मैंने टर्मिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर दिया, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आसपास की वैल्यू है, इसलिए यूज़ कर लेते हैं। इसलिए हम √2 की वैल्यू भी हम आसपास की वैल्यू 1.41 यूज़ कर लेते हैं। √3 की वैल्यू भी आसपास की वैल्यू, ठीक है, √3 की वैल्यू भी हम आसपास की वैल्यू कितना यूज़ कर लेते हैं? 1.731 ऐसी ले लेते हैं। हालांकि ये वैल्यू नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुई। ये भी √2 की भी ऐसी ही ले लेते हैं। पाई की भी हम ये ले लेते हैं, बट ये रियल वैल्यूज़ नहीं हैं, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। याद रखें, पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। इसके अलावा एक एग्जांपल और बताया था मैंने उस क्लास में, ठीक है, उसमें एक नेपियर कांस्टेंट बताया था। इसकी वैल्यू भी 2.718 आगे चलती जाएगी। ये था नेपियर कांस्टेंट। उसमें मैंने थोड़ा नाम इसका गलत बता दिया, लाप्लास कांस्टेंट बता दिया था, बट ये नेपियर कांस्टेंट है, ठीक है। ये बड़ी क्लासेस में 11th क्लास से आप सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारे इरेशनल नंबर है। अब हमारी एक्सरसाइज में क्या है कि इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे? नंबर लाइन में हम क्या बना रहे थे? किसी रेशनल नंबर को लिख रहे थे, ठीक है। जैसे 2 को, 3 को, रेशनल नंबर को मैंने इवन 5/7 को, 3/2 को, सबको रेशनल नंबर लाइन में बनाया था। अगर याद नहीं है तो पिछला लेक्चर देख ले। इसमें अगर मेरे पे क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ड्रॉ √2 n नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन में लिखूँ। अब क्या गड़बड़ है? √2 को मैं कैसे नंबर लाइन में लिखूँ?
दिक्कत ये कि रूट 2 की तो लेंथ ही नहीं पता मुझे। भाई स्केल से अगर मैं मान लो मैं बनाना चाहूँगा तो मुझे तो पता ही नहीं ना रूट 2 कहाँ पे आएगा। मान लो ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो ऑब्वियसली रूट 2 की वैल्यू मैंने अभी आपको बोला था कि 1.41 और कुछ चलती रहती है। अब कुछ चलती है तो एग्जैक्टली आप बता ही नहीं सकते ना इसके बीच में कहाँ होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं करूँगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लूँगा मैं, इसकी हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम मेरे को क्या बोलता था? पाइथागोरस थ्योरम मेरे को बोलता था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये जो सबसे बड़ी 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस, ये ऊपर वाली साइड को परपेंडिकुलर। बाद में अभी हम कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर यही हो, बट अभी आप ये देखो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम बोलता था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप को हम यूज़ करेंगे किसको बनाने के लिए, रूट 2 को नंबर लाइन पे। क्यों नहीं बना पा रहे रूट 2 को नंबर लाइन पे? क्योंकि रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। रूट 2 की वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, चलो तो नंबर लाइन में बनाते हैं इसको। तो मुझे रूट 2 कैसे मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या रूट 2 की वैल्यू ला सकता हूँ? हाँ, अगर देखो एक ट्राइंगल बनाता हूँ मैं जिसकी ये साइड 1 है, 1 तो मैं बना सकता हूँ ना, स्केल से नाप सकता हूँ ना। अगर ये साइड 1 है और ये साइड भी 1 है, यानी परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो बताओ हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी? तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यानी 2 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। किसी नंबर का स्क्वायर 2 है, यानी एच क्या होगा? एच होगा रूट 2, यानी एच कितना मिल गया? रूट 2, यानी ये वैल्यू जो होगी ये क्या होगी? रूट 2 होगी। अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने यही काम करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ये 0 रख लिया। अब मैंने स्केल से 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिया, यानी ये मेरे को क्या मिल गया? बेस मिल गया। ठीक है, अच्छा मैं ट्राइंगल ऐसा बनाऊँ या ट्राइंगल मैं ऐसा बनाऊँ? इसको 1 रख लूँ, बेस ऐसा 1 रख लूँ, परपेंडिकुलर इसको 1 रख लूँ, हाइपोटेनस तब भी ये 2, ऐसा आ जाएगा, मेरी मर्जी है। तो मैंने ये 1 सेंटीमीटर का ये कट कर दिया एक। अब मैं क्या, मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ना, तो मेरे एक 90 डिग्री बनाना है इस पॉइंट पे। तो मैं कैसे 90 डिग्री, आपने छोटी क्लास में सीखा होगा ना, पहले ऐसे एक आर्क कट करते हैं, ठीक है, कंपास खोल के, फिर एक ये काटते हैं अपना 60 डिग्री कटेगा, ठीक है, और फिर हम कैसे काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, 120, और फिर इन दोनों से काटेंगे, ये 60 और 120 को कट किया और ये 90 मिल जाएगा, और ये लाइन खींच दोगे आप, ठीक है, लंबी। अब इसमें भी यहाँ पे कंपास रख के 1 सेंटीमीटर का आर्क काट लोगे, क्योंकि मुझे अब परपेंडिकुलर भी 1 चाहिए। भाई ये बेस तो मुझे 1 मिल गया, ये बेस मुझे कितना मिल गया? 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बेस मुझे 1 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। और मैंने फिर क्या किया, ये तो खुद ही स्टार्टिंग में काट देता। अब ये आर्क जो मैंने काटा ये भी 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब मेरे को परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर मिल गया, बेस भी 1 सेंटीमीटर मिल गया। अब क्या करना है, बस इसको ज्वाइन कर लो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या मिल जाएगा? √2 मिल जाएगा। भाई अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से देखा ना, ये कितना हो जाएगा? √2। बट मुझे तो नंबर लाइन में, इस लाइन में चाहिए ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना कंपास लूँगा, ये जो कंपास आता है सर ऐसा जो होता है, ठीक है, कंपास लूँगा जिसमें एक साइड तो ये पिन होगी और इधर क्या होगा मेरा? पेंसिल, ठीक है। तो ये पिन को तो मैं कहाँ रखूँगा? इधर, ठीक है, इधर, और पेंसिल को रखूँगा इधर। क्यों? जैसे मैं एक आर्क काटूँगा ये एक सर्किल बनेगा, पूरा सर्किल नहीं बना रहा यहाँ तक। देखो अगर मैं एक सर्किल बनाऊँ,
सर्किल क्या होता है, किसी पॉइंट से अगर मैं एक सर्किल बनाता हूँ, सर्किल क्या होता है, उसकी डिस्टेंस हर पॉइंट से इक्वल होती है। अगर मैंने एक सर्किल बनाया जिसका रेडियस √2 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, √2, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, √2, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, √2, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, √2। तो आप यही मान के चलो मैंने √2 रेडियस का एक सर्किल बनाने की कोशिश की। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँगा तो क्या ये भी उतना ही रेडियस होगा, √2 जितना ही, और ये मिल गया √2, यानी ये पॉइंट जो है वही √2 है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा साफ़ सुथरा बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट उसमें। तो हमने क्या करना है, पहले एक लाइन खींच लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 खींचा, यहाँ पे मैंने स्केल से 1 मार्क कर दिया, फिर मैं 90 डिग्री बनाना है इधर, ताकि मेरे को बेस तो 1 मिल गया, परपेंडिकुलर भी 1 मिल जाए। यूँ कट करके ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिए, ये कट गया। अब ये ज्वाइन किया तो ये कितना हो जाएगा, अब ये डिस्टेंस मिल जाएगी मुझे √2, बट ये तो ऊपर है, मुझे तो नीचे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना कंपास रखा और यहाँ से लाइन को नीचे खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, और ये मेरे को √2 मिल गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मिल गई, √2, और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया, मैंने दिया आपको कि क्वेश्चन ड्रॉ √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, √3 को नंबर लाइन में ड्रॉ करो। √3 कैसी चीज़ है, √3 भी एक इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू भी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता तो बनाना टफ है, इसके लिए मैं फिर वही पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लूँगा। तो क्या बनाऊँ परपेंडिकुलर और क्या बनाऊँ बेस। अब ये देखो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कितना परपेंडिकुलर लूँ और कितना बेस लूँ कि मुझे हाइपोटेनियस ना √3 मिल जाए। अब मान लो मैं परपेंडिकुलर 1 लेता हूँ और बेस 1 लेता हूँ, तब तो √2 मिलता है। और अगर मैं परपेंडिकुलर 1 लेता हूँ, बेस को 2 लेता हूँ, तो बताओ हाइपोटेनियस कितना मिलेगा, सॉल्व करके बताओ। तो मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करने के। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मैंने ले लिया 1 का स्क्वायर, बेस ले लिया 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना मिल गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया मेरे पास 5, यानी हाइपोटेनियस कितना आ गया, √5। तो ये तो मुझे √5 मिलेगा। यानी अगर क्वेश्चन ये आएगा, इस पर अभी वापस आते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन मेरे को ये आता मिलेगा √5, तो मैं एक साइड को 1 ले लूँगा, एक साइड को 2 ले लूँगा, तो मिल जाएगा। तो मगर मेरे को तो √5 नहीं है, मुझे तो √3 चाहिए। अब √3 कैसे मिलेगा, देखो दिक्कत ये कि इधर मुझे स्क्वायर 1 मिलना चाहिए, भाई मेरे को h² 3 मिलना चाहिए ना, h² 5 मिल गया, h² 3 चाहिए, तो ये इसका स्क्वायर 1 आ जाए और इसका स्क्वायर 2 आ जाए। तो इसका स्क्वायर 2 कब आएगा, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, सिंपल। तो अब मैं क्या करूँगा, एक साइड मान लो ये साइड ले ली √2 और ये साइड ले ली 1, इससे क्या होगा, अब ये जो हाइपोटेन्यूस मिलेगा ना मेरे को, ये मेरे को 3 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर मेरे को नहीं पता कि ये 3 है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, h² = p² + b²। p कितना है, √2 b कितना है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप किसी को भी 1 या किसी को भी √2 ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेस को ही 1 लो और इसको √2 लो। परपेंडिकुलर को आप परपेंडिकुलर को 1 और बेस को √2 भी ले सकते हो। अच्छा, √2 का स्क्वायर हो गया 2, यहाँ तो h² चल रहा है। ठीक है, और बेस का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो h² कितना हो गया 3, तो h कितना मिल गया √3। बहुत ही सिंपल। यानी अगर मेरे को √3 चाहिए तो एक साइड मेरे को √2 चाहिए और एक साइड 1 चाहिए। अब दिक्कत ये कि √2 बनाना टफ है, बट अब तो हमने सीख लिया ना। तो बताओ √3 कैसे बनाएंगे, तो √3 बनाने के लिए पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो √3 बनाते हैं, तो पहले √2 बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये मैंने 0 ले लिया। अब √2 कैसे बनता है, √2 क्यों चाहिए मुझे, एक साइड √3 बनाने के लिए याद रखें √3 चाहिए, तो एक √2 चाहिए होगा, एक √2 चाहिए होगा और एक 1 चाहिए होगा, इससे √3 मिलेगा। तो पहले मुझे √2 बनाना पड़ेगा। √2 बनाने के लिए अभी सीखा था हमने, पहले एक साइड 1 पे ये कट मार दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे
90 डिग्री बना लिया, ठीक है, 90 डिग्री की लाइन खींची, मान लो ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी ले लिया। जब ये ज्वाइन किया तो बताओ ये क्या मिला, √2। अब इस √2 को नीचे ले लेते हैं, नंबर लाइन में अभी बताया था, और ये मुझे √2 मिल गया। यानी अब बेस मुझे कितना मिल गया यहाँ से यहाँ तक, √2। अब बस परपेंडिकुलर चाहिए 1, ऐसा भी बना सकता हूँ ना, जरूरी थोड़ी यही तरीका है। मैंने बोला था आपको कि बेस ले लो √2 और परपेंडिकुलर 1 तो भी √3 मिल जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो अभी मेरे को बेस मिल गया √2। अब वापस से क्या ले लूँ, परपेंडिकुलर बना लेता हूँ 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फिर बनाऊँगा इधर, ताकि मुझे क्या मिल जाए, परपेंडिकुलर। ये लाइन खींच दी, इसमें भी 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो है देखो, ये जो है आपने बेस तो बना लिया यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना बना लिया, √2, और ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक कितना बना दिया, 1, ठीक है। देखो ये बेस बन गया √2 यहाँ पे, और ये बन गया 1। √2 कैसे बना, √2 जो पहले बनाया था और उसको नीचे ले लिया जैसे पहले लिया था, और ये 90 डिग्री से 1 बना दिया। अब यहाँ से यहाँ तक मैं इसको खींच देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, अब यहाँ से यहाँ तक ये ट्राइंगल जो बना, जिसकी ये साइड तो क्या, देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, ढंग से देखना आप, ठीक है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये साइड तो कितनी है, √2, ये साइड कितनी है, 1, तो ये साइड कितनी आएगी, √3 आएगी। और अब √3 को नीचे ले लेते हैं, जैसे √2 को लिया था ना नीचे, यहाँ पे कंपास की नोक रखी और यहाँ पे पेंसिल की नोक, और नीचे ले लिया, और आपको ये √3 मिल गया, ठीक है। आप नॉर्मली आपको √3 की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। समझ में आया? चलिए मैं इसको एक बार वापस से इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है, एकदम साफ, कैसे एक बार पूरा मेथड कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए पहले आपने यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने 0 ले लिया, और पहले √2 बनाएंगे। √2 बनाने के लिए पहले ये 1 लिया, 1 पे ये आपने कंपास से 90 डिग्री बना लिया, और ये 1 सेंटीमीटर और लिया, ये खींच लिया, तो आपको क्या मिल गया, √2। इस √2 को नीचे ले लो, ठीक है, √2 को नीचे ले लो। नीचे लेने के बाद ये √2 आ गया, √2 मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, फिर 90 डिग्री यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहाँ बना के यूँ बना के ये 90 डिग्री फिर लाइन खींच दी, फिर 1 सेंटीमीटर कट किया, एक बेस √2 मिल गया और परपेंडिकुलर 1 मिल गया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, ये √3 मिल जाएगा, और इसको नीचे ले आएंगे, और ये नंबर लाइन पे √3 भी आ गया, √2 भी आ गया, √3 भी आ गया। हालांकि क्वेश्चन हमारा √3 था, ठीक है, समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, √4 तो पूछेगा नहीं, √4 तो 2 है, 2 तो नंबर लाइन में ऐसे ही बना दोगे। किसने बोला √4 क्या क्वेश्चन आएगा, √4 को बनाओ, क्यों, √4 तो एक्चुअली में क्या है, 2 या -2, तो बना लो। ये 0 1 2 लो, ये नंबर लाइन पे बन गया, ये बन गया, ये √4 ही तो है, या फिर -1 -2, ये भी √4 है, ये मिल गया। तो √4 आपको नहीं देगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा आपको, √5 देगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है ड्रॉ ऐसे करने से अच्छा ड्रॉ √5 ऑन नंबर लाइन। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। √5 कैसे मिल जाएगा, ये मैंने तो आप पिछली बार ही ढूंढ लिया था, गलती से निकल गया था। कैसे, अगर इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, तो ये √5 मिलेगा, ठीक है। हमने किया था ना पिछली बार, ये देखो जब हमने ये 1 लिया था, ये 1 2 लिया था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का एडिशन 5, तो h कितना आ गया था, √5, ठीक है। तो बस ये तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैं इसको बना रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करना। पहली एक 2 सेंटीमीटर की लाइन ले लो, या देखो जरूरी नहीं है 2 ही ऐसा लेना है, आप ऐसा भी ले सकते हो, इसको 1 ऐसा, ये तो 2 ले लो और इसको 1 ले लो, तो भी √5 मिल जाएगा, कि √5 मिल जाएगा कि इसको तो 2 ले लिया और इसको 1 ले लिया, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं पहले 2 ले लेता हूँ, मैंने थोड़ा ये ऊपर 2 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने 90 डिग्री का आर्क काटा और ये लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद मैंने 1 सेंटीमीटर पे ये कट कर दिया,
ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर पे कट कर दिया। अब ये डिस्टेंस है मेरे पास कितनी 2 और ये डिस्टेंस है 1, दोनों को ज्वाइन किया तो ये कितनी मिलेगी √5। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ कंपास की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक और पेंसिल की नोक को नीचे ले आएंगे, ये यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा √5 मिल जाएगा। ठीक है, √6 भी बनाना हो, √7 भी बनाना हो, आपको बस पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे अगर क्वेश्चन आया कि √6 बनाओ तो √6 कैसे मिलेगा। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर 6 मिलना चाहिए, p का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। मान लो मैं p ले लेता हूँ 2, p ले लिया मैंने 2, तो b कितना लेना पड़ेगा, b लेना पड़ेगा √2, तब मिल जाएगा मेरे को h √6। कैसे, अगर मैं लगाता हूँ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है h स्क्वायर, मुझे नहीं पता कि ये √6 आएगा, मैंने तो p ले लिया 2 और b ले लिया √2। ठीक है, तो p का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू h स्क्वायर, h स्क्वायर हो गया 6, तो h कितना हो गया √6। तो √6 बनाने के लिए आया तो पहले √2 बना लेंगे और फिर 2 बना लेंगे, समझ में है। देखो मैं √6 भी फटाफट बनाता हूँ, जल्दी से सीखेंगे। √6 कैसे बनाएंगे, 0, तो पहले √2 बना लेते हैं तो 1, अभी अभी सीखा था, यूँ कट किया, यू लाइन खींची, ये भी 1 मिल गया, 1 1 ज्वाइन किया तो ये कितना मिल गया √2 को नीचे ले लेंगे, यानी बेस ले लिया मैंने √2, बेस और ले लिया √2। अब 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाऊंगा 2, तो पहले 90 डिग्री खींचूंगा, ये लाइन खींची, अब 1 नहीं काटना 2 काटना है, यहाँ से यहाँ तक कितना ले लिया 2, परपेंडिकुलर हो गया 2, बेस हो गया √2, तो अब जो ये लाइन ज्वाइन होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका √6। तो इसको नीचे ले लेते हैं, तो ये मेरे को क्या मिल गया √6 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही √7 भी बनाना होगा तो आप √7 भी बना लोगे। √7 किससे मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम में से, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको √3 ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो जो भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आपको ये कवर कर लेना, तो आपकी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की ये कवर हो जाएगी। ठीक है, अब हम उसके बाद 3rd 5th लेक्चर में चलेंगे और एनसीईआरटी की नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।